नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार से टॉपिक को। जियोग्राफी का यानी कि भारत के भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी का एक शानदार सा टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर से हम देखेंगे कि लगातार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सवाल यहां से लगातार पूछे जाते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और चाहे आप यूपीएससी की बात करो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात करो, चाहे आप वनडे अदर एग्जाम की आप बात करो, सभी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस देखे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक शानदार सा टॉपिक, जिसमें हम यहां पर इंडियन ज्योग्राफी का एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, हम यहां पर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों इंडियन ज्योग्राफी की, तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी, एरिया की। किसकी बात करेंगे, एरिया। तो यहां पर याद रखिएगा एरिया ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे, एरिया ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, यानी कि भारत के, देखिए यहां पर आज के इस सेशन में हम जो है ना सिर्फ जो है क्षेत्रफल पर बात करेंगे, ना सिर्फ हम जो है पॉपुलेशन पर हम यहाँ पर बात करेंगे, बाकी हम यहाँ पर बात करेंगे भारत की टेरिटरीज पर, भारत की जलीय सीमा पर, भारत की स्थलीय सीमा पर, भारत से लगे पड़ोसी देश पर, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो सके। तो चलिए है ना, स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों अगर एरिया की, तो हमको सबसे पहले देखना होगा कि विश्व का क्षेत्रफल कितना है। हमको देखना होगा विश्व का क्षेत्रफल कितना है। तो अगर मैं बात करता हूं विश्व के क्षेत्रफल की, तो आप यहां पर याद रखिएगा विश्व का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, है ना, अगर बात की जाए विश्व के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, विश्व के क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया ऑफ वर्ल्ड की अगर बात की जाए, एरिया ऑफ वर्ल्ड की अगर बात की जाए, तो विश्व का जो क्षेत्रफल है याद रखिएगा 51 करोड़ 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, ये वर्ल्ड का टोटल एरिया है ना। तो आपसे अगर बोला जाए कि विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलेंगे है ना 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, है ना, 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अब आपसे ये बोला जाए कि इस विश्व का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल आता है, आपसे बोला जाए कि विश्व का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल आता है, तो आइए साथी हम यहां पर बात करें भारत की। तो आप देख सकते हैं भारत की अगर मैं बात करूं, तो विश्व का कितना प्रतिशत भारत के क्षेत्रफल में आता है, तो ये आपका प्यारा भारत है। अगर हम बात करें तो विश्व का 2.4%, विश्व का 2.4% जो है ये भारत के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल एरिया की, तो आप याद रखिएगा भारत का टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये भारत का टोटल एरिया है साथियों। तो ये बात आप लोग याद रखना, है ना, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का। कितना है पूरे विश्व का, तो 2.4% है पूरे वर्ल्ड का भारत का एरिया। ये बात आप लोग याद रखिएगा, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है भारत का। चलिए अब यहां पर आपसे बात की जाती है प्यारे साथियों कि रैंक क्या है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई रैंक क्या है, यानी कि विश्व में स्थान रैंक क्या है, तो आप याद रखना रैंक कौन सी है भाई, भारत की 7वीं रैंक है, 7th रैंक है। अब यहां पर अगर बात की है निकली है रैंक की, तो हम जानेंगे कि सबसे पहली रैंक किसकी है, तो आप याद रखना सबसे पहली रैंक है आपकी रशिया। सबसे पहली रैंक क्या है, रशिया। तो रशिया की रैंक सबसे पहली है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रशिया। देखिए हम यहां पर साथ में हर एक देश की जो है कैपिटल भी लिखते चलेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं कैपिटल पूछी जाती है। तो जहां कहीं भी ज्योग्राफी पढ़ते समय अगर हमें कोई देश अगर जो है दिखाई देता है, तो हम उसकी कैपिटल वहीं पर हम उसको याद कर लें, है ना। तो यहां पर देखिए रशिया की अगर बात करें, तो रशिया की जो कैपिटल है प्यारे साथियों, है ना, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। तो आप याद रखना रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। मॉस्को रशिया की कैपिटल है, मॉस्को। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो आप याद रखना सेकंड नंबर पे जो देश है आपका एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कनाडा। वो क्या है भाई, कनाडा। और अगर आपसे कनाडा की कैपिटल पूछी जाए, तो कनाडा की है ओटावा। कनाडा की क्या है भाई, ओटावा, कनाडा की कैपिटल है। थर्ड सबसे बड़ा जो कंट्री है आप याद रखिएगा, ये है आपका थर्ड जो सबसे बड़ी कंट्री है, ये है आपकी चाइना।
याद रखिएगा क्या है, चाइना। और चाइना की अगर कैपिटल पूछी जाए तो आप सभी को पता होगी, है ना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, चाइना की कैपिटल है। वहीं अगर हम फोर्थ नंबर पे अगर सबसे बड़ी कंट्री की बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे आपका आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, यानी कि यूएसए। और वहीं अगर मैं यूएसए की बात करता हूं तो यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्या है भैया, वॉशिंगटन डीसी, है ना, यूएसए की कैपिटल है। वहीं देखिए अगर हम बात करते हैं भाई फिफ्थ नंबर पे रैंक जो आता है वो आता है ब्राजील का। किसका आता है भाई, ब्राजील का। और यदि आपसे पूछी जाए कि भाई ब्राजील की कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे क्या, आप बताएंगे ब्राजीलिया। क्या बताएंगे, ब्राजीलिया, है ना। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ जो रैंक आती है ये आपकी आ जाती है किसकी भाई, ऑस्ट्रेलिया की। किसकी आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया की आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया की। और यदि आपसे बोला जाए कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे भाई ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। क्या है भाई, कैनबरा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और सेवंथ रैंक अगर आपसे पूछी जाए तो आप याद रखना इंडिया का जो रैंक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया की रैंक आपका जो है सेवंथ है। इंडिया का रैंक क्या है आपका, सेवंथ है। और न्यू दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है यहाँ का कैपिटल है। अब आपसे कोई पूछे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन कि सर आप बताइए कि आपका जो है इंडिया के बाद जो एट्थ नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन है तो आप याद रखना एट्थ नंबर पे आ जाता है भाई अर्जेंटीना का। किसका नाम आता है, अर्जेंटीना का नाम आता है। और आपसे अगर बोल दिया जाए कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है तो आप क्या बताएंगे भाई, ब्यूनस। क्या बताएंगे, ब्यूनस आयर्स बताएंगे, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अब देखिए एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे बात करें तो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर ये वर्ल्ड का टोटल एरिया है, याद रखिएगा साथियों, है ना। वर्ल्ड का कितना परसेंट इंडिया है तो 2.4% इंडिया है। कितना एरिया है, यानी आपसे बोला जाए कि 2.4% कितना हुआ तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। रैंक की बात की जाएगी तो रैंक आप याद रखिएगा, है ना, फर्स्ट नंबर पे रशिया है, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, याद रखना, मॉस्को कैपिटल है। सेकंड नंबर पे कनाडा है, ओटावा कैपिटल है। थर्ड नंबर पे चाइना है, बीजिंग कैपिटल है। फोर्थ नंबर पे यूएसए, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है। फिफ्थ नंबर पे ब्राजील है, ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है। सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, कैनबरा इसकी कैपिटल है। सेवंथ नंबर पे इंडिया है, न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है। एट्थ नंबर पे अर्जेंटीना और ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। उम्मीद करता हूं कि आपको एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले जो है पार्ट की ओर। अगर अगला पार्ट हम देखेंगे तो यहां पर आ जाता है पॉपुलेशन। किसका आ जाता है प्यारे बच्चों, पॉपुलेशन का आ जाता है। किसका आ जाता है, पॉपुलेशन का आ जाता है। तो चलिए आइए बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो फिर हम विश्व के जो है परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, है ना। वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे सामने यहाँ पर वर्ल्ड दिखाई देगा, है ना। पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए भाई, पॉपुलेशन अगर बात करें, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन विश्व के जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं, वैश्विक जनसंख्या की अगर बात करते हैं, किसकी भैया, वैश्विक जनसंख्या की, वैश्विक जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो आपसे पूछा जाए कितनी है तो आप याद रखना लगभग जो है 800 करोड़, लगभग याद रखिएगा 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, लगभग अप्रोक्स 800। देखिए एकदम एकदम जो है फिक्स डेटा नहीं है, देखिए, है ना। तो ये 800 करोड़ है, लगभग 810 करोड़, 820 करोड़ के आसपास की ये पॉपुलेशन है। एक अप्रोक्स पॉपुलेशन अगर मैं मानूं तो 800 करोड़ की पॉपुलेशन है ना। तो यहां पर याद रखना यानी कि लगभग 8 बिलियन के आसपास जो है यहाँ पर पॉपुलेशन है। ठीक है, अब आपसे अगर बोला जाए कि भारत की पॉपुलेशन, है ना, इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। देखिए अब हमारे पास में अभी जो डेटा है ना, जो इंडिया में जो सेंसस होती है तो वो 2011 की सेंसस, अभी रिसेंटली नई सेंसस आने वाली है, आप याद रखिए, वो अभी तक आई नहीं है। ठीक है, तो आने वाली आई नहीं है, जब तक हमारे सामने वो पब्लिश नहीं हो जाती हमको डेटा किसका मानना होगा, 2011 का, 2011 का डेटा हमको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो अब 2011 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि भारत की
भारत की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट है साथियों, अगर ये बोला जाए तो आप याद रखिएगा 17.5%। कितना भाई? 17.5%, यानी कि 17.5% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, भारत की पॉपुलेशन, किसकी पॉपुलेशन प्यारे बच्चों? भारत की पॉपुलेशन। तो देखिए, अगर मैं भारत की पॉपुलेशन की बात करता हूं, भारत की पॉपुलेशन की अगर बात करता हूं, तो ये आपके सामने भारत, भारत की पॉपुलेशन अब 2011 के हिसाब से देखेंगे भाई, किसके हिसाब से? 2011 के हिसाब से। अभी तक पॉपुलेशन आई नहीं है, तो आप यहां पर याद रखिएगा पॉपुलेशन जो आपकी हो जाएगी वो 121 करोड़ है। कितनी है साथियों? 121 करोड़, 121 करोड़, 121 करोड़ की पॉपुलेशन है, याद रखिएगा 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपसे बात की जाए तो। ठीक है, अब आपसे बोला जाए रैंक की बात, अगर मैं बात करूं, वही किसके बारे में बात करने वाला हूं, अगर मैं बात करता हूं किसकी? रैंक की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? रैंक की। अगर पॉपुलेशन रैंक की अगर बात करें तो यहां पर आप देखिए कि 3 जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, आप याद रखना। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं किसकी भाई? चाइना की बात करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है भाई? इंडिया। अभी करंट के डेटा के हिसाब से कई ये हिसाब लगाया जा रहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन से आगे निकल गई है ना। अब जब हमारा जो डेटा आएगा हम उस डेटा को फॉलो करते हुए आगे कुछ भी जो है अपने विचार रखेंगे इस बारे में। ठीक है, तो पहले नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है और थर्ड नंबर पे आपका यूएसए। थर्ड नंबर पे क्या है? यूएसए। चलिए, चाइना की अगर करंट पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 140 से 142 करोड़ के आसपास जो है चाइना की पॉपुलेशन हो चुकी है। इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग करंट पॉपुलेशन 138 करोड़ के आसपास, 138 से 140 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और यूएसए की पॉपुलेशन जो है लगभग 35 करोड़ जो है के आसपास बताई जा रही है। तो अगर यहां पर देखें, आप देख सकते हैं कि चाइना, चाइना के बाद में इंडिया, इंडिया के बाद जब यूएसए आता है तो इन दोनों के बीच में लगभग 100 करोड़ का डिफरेंस हमको दिखाई देता है। यानी कि यूएसए के बाद जो देश हैं वो जो है 35 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन बाकी के देशों में है। ठीक है, इसलिए वैश्विक मंच पर जब बात की जाती है तो चिंता जताई जाती है, भारत और चाइना के पॉपुलेशन को लेकर मुद्दा उठाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर हम देखेंगे कि उतना पॉल्यूशन भी फैल रहा है वैश्विक रूप से अगर देखा जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर हमने बात की किसकी भाई? पॉपुलेशन की बात की, पॉपुलेशन की बात की, किसकी बात की भाई? पॉपुलेशन की बात की। अच्छा, एक चीज आप लोगों को याद रखना है, अगर इंडिया के पॉपुलेशन की बात की जाए तो आप यहां पर कुछ पॉपुलेशन को लेकर, कुछ पॉपुलेशन को लेकर, है ना, आप कुछ चीजें आप लोग याद रखना कि अगर अब बात की जाए फर्स्ट जो पॉपुलेशन है भारत में, पहली पॉपुलेशन जो हुई है वो 1872 में करवाई गई थी, है ना। किसने करवाई थी भाई? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने। ये बात आपकी याद रखना, ये कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेकंड जो पॉपुलेशन करवाई गई थी वो आप याद रखिएगा 1881 में, आप याद रखना 1881 में। ये किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। और यहीं से लॉर्ड रिपन के थ्रू दशकीय जनगणना, आप याद रखना दशकीय जनगणना की शुरुआत होती है। दशकीय जनगणना की शुरुआत होती है। तो ये याद रखना। दशकीय जनगणना का मतलब क्या होता है? दशकीय जनगणना का मतलब होता है कि हर 10 साल में पॉपुलेशन करवाया जाना जरूरी है, कि 10 सालों में किसी भी देश की पॉपुलेशन का आकार बदल जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमने बात की भाई एरिया की, और एरिया के साथ साथ हमने बात की किसकी भाई? पॉपुलेशन की बात की। अब इस इंट्रोडक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, भारत के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो आइए जानते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहां पर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इसको लेकर। ठीक है, चलिए, तो हम बात करते हैं भाई किसकी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया के मैप में, जरा ध्यान से आप देखिएगा, इंडिया के मैप में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इंडिया के मैप को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या कंप्लीट मैप है इंडिया का? ना, कंप्लीट मैप नहीं है। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमें अंडमान निकोबार आइलैंड दिखाई देते हैं, यहां पर हमें लक्षद्वीप आइलैंड हमको दिखाई देता है ना। इसके बाद आप देखोगे यहां पर आपको मालदीव दिखाई देगा, यहां आपको श्रीलंका दिखाई देगा। हमें भारत से मतलब है। ठीक है, चलिए, अब एक चीज जो है इस बेसिक से फंडे को आप लोग याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका विश्व का
जो है मानचित्र है, विश्व का नक्शा है। अब ये ग्लोब है, आप इस ग्लोब को अगर देखेंगे तो इस ग्लोब को के बीच से जो लाइन जाती है इसको हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। कितना डिग्री भैया? 0 डिग्री लाइन कहते हैं, 0 डिग्री लाइन। और ये 0 डिग्री लाइन जो है ये इक्वेटर कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? इक्वेटर कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? इक्वेटर। इक्वेटर कहलाती है ये 0 डिग्री लाइन। क्या है? इक्वेटर है। और एक 0 डिग्री लाइन हमको और दिखाई देती है जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं भाई? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। तो ये जो लाइन है आपकी, ये क्या है भाई? 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन है, याद रखिएगा, है ना। इसको जीएमटी लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीएमटी लाइन। इसको क्या कहा जाता है? जीएमटी लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है। अब आपसे मैं बोलूं कि सर आप बताइए कि भारत इस नक्शे में कहां पर है? ठीक है, ये 0 डिग्री जो लैटिट्यूड लाइन है, जो इक्वेटर है, ये इसने हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और वहीं इस जीएमटी लाइन की बात करूं या लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करूं तो इसने भी हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटा है, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पश्चिमी गोलार्ध और एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध। अब आपसे बोला जाए कि अगर इक्वेटर के कहां है इंडिया, है ना, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, तो आपका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में है। अब आपसे अगला मैं क्वेश्चन करूं कि इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन या जीएमटी लाइन के कहां है इंडिया, तो आप बोलोगे भाई ईस्ट में है। तो अगर मैं बात करूं इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के, तो कहां पर है इंडिया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। और इस 0 डिग्री के कंपैरिजन में देखूं तो कहां पर है भाई? उत्तरी गोलार्ध। अब आप मेरे को बताओ कि अगर आपसे बोला जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताइए, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी उसके आगे क्या लगेगा? नॉर्थ लगेगा या साउथ लगेगा? तो आप बोलोगे नॉर्थ लगेगा। क्यों नॉर्थ लगेगा? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा भारत कहां पर है? नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। तो चाहे भारत का उत्तरी बिंदु हो चाहे दक्षिणी बिंदु हो, दोनों के दोनों उत्तरी गोलार्ध में है, तो दोनों के आगे क्या लगेगा? नॉर्थ ही लगेगा, आप याद रखिएगा। तो अब चाहे यहां साउथ की बात कर लो, सदर्न पॉइंट की बात कर लो भारत का, उसकी वैल्यू के आगे भी नॉर्थ ही लगने वाला है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं भारत के सबसे वेस्टर्न पॉइंट की और सबसे ईस्टर्न पॉइंट की, तो अगर आप सबसे वेस्टर्न पॉइंट निकाल रहे हो तो भाई आप वेस्टर्न और ईस्टर्न किससे निकालोगे? इस 0 डिग्री, क्योंकि वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करने का काम इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन का है दोस्तों, याद रखना। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन का है दोस्तों। इसने हमारे जो है पृथ्वी को जो है ये वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड यहां पर किया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए भारत हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर में है, तो आप चाहे वेस्टर्न पॉइंट निकालें तो इसके आगे भी ईस्ट वैल्यू आएगी, और चाहे ईस्टर्न पॉइंट निकालें तो इसके आगे भी ईस्ट वैल्यू आएगी। तो आप यहां पर समझ गए होंगे। तो आइए चलिए हम बात करते हैं। अब यहां जो पॉइंट निकालेंगे वो पॉइंट निकाला जाता है भाई आपका लैटिट्यूड लाइन से और लॉन्गिट्यूड लाइन से निकाला जाता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, ये 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन। अब 0 डिग्री लाइन से भारत चालू हो रहा है, 1 डिग्री लाइन, 2 डिग्री लाइन, 3 डिग्री, ऐसे करके अक्षांश रेखा से। अगर हम बात करें भारत का सबसे सदर्न पॉइंट जो है, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट है ना, भारत का सबसे सदर्न पॉइंट है, वो कहां पर है? ग्रेट निकोबार है यहां पर। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए ग्रेट निकोबार की जो लाइन है, ये ग्रेट निकोबार की जो लाइन है, इसे कहा जाता है 6 डिग्री, याद रखना, 6 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट नॉर्थ लाइन। ठीक है, ये है कौन सी जगह भाई? इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार। इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट निकोबार। क्या कहा जाता है? ग्रेट निकोबार कहा जाता है। ये अंडमान निकोबार के अंतर्गत आने वाला ग्रेट निकोबार है। कितना डिग्री कितना मिनट? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। अब आपसे बोला जाए कि इसको क्या नाम दिया गया है, तो आप याद रखना, इसको नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम दिया गया है प्यारे बच्चों? इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया है। इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया है, इंदिरा पॉइंट, है ना, याद रखिए, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर इसको रखा गया था, नाम को इंदिरा पॉइंट नाम दिया गया। इसके पहले इसको जाना जाता था भाई पिगमिलियन पॉइंट के नाम से। किस नाम से? पिगमिलियन। किस नाम से? पिगमिलियन। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, पिगमिलियन पॉइंट। और इसके पहले पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था,
पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है। कितने डिग्री है? तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। आप याद रखना, ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में भी यहां पर बीच में 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर वाला पार्ट अंडमान है, नीचे वाला पार्ट निकोबार है। और निकोबार में भी जो सबसे सदर्न आइलैंड है, सबसे दक्षिणी जो है द्वीप है, वहां वो जो है ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, इंदिरा पॉइंट नाम है इसका। इसके पहले पिगमिलियन के नाम से भी जाना जाता था और पार्सन के नाम से भी जाना जाता था। तो आप याद रखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट की अक्षांश रेखा है, जो कि यहां पर नदन हेमिस्फीयर में, ठीक है। इस कारण से इसके नाम के आगे, इसके आगे वैल्यू के आगे नॉर्थ लगा है। अब चलिए भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं, सबसे नदन पॉइंट की बात करते हैं। तो ये है भारत का सबसे नदन पॉइंट, आप याद रखना, है ना, नदन पॉइंट, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, देखिए इसके ठीक नीचे आपको काराकोरम रेंज दिखाई देगी, और ठीक ऊपर जो है यहां पर पामीर का प्लेट्यू है। कहां पर? कौन सा प्लेट्यू है? पामीर। कभी आप मैप में देखिएगा, यहां पर पामीर का प्लेट्यू है और यहां पर काराकोरम रेंज है। तो आप यहां पर याद रखना, जब एक साइड ऊंचा पॉइंट है, यानी कि काराकोरम रेंज है, और दूसरी जगह आप देखोगे एक प्लेट्यू आपको दिखाई देगा जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। तो जब दो ऊंचे स्थान होते हैं और दो ऊंचे स्थान के बीच में जो यू आकार की वैली होती है, इस यू आकार की वैली को क्या कहा जाता है? इस यू आकार की वैली को कहा जाता है कॉल। क्या कहा जाता है सारे साथियों? कॉल कहा जाता है। तो आप याद रखना, कॉल कहा जाता है। तो ये कहलाएगा कॉल, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो अब ये कॉल स्ट्रक्चर है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? कॉल है। तो आइए बात करते हैं भारत के सबसे नदन पॉइंट की। अगर मैं बात करूं भारत का सबसे नदन पॉइंट, ये स्टेट कौन सा आता है? तो आप याद रखिएगा, ये स्टेट है आपका लद्दाख स्टेट। कौन सा स्टेट है? लद्दाख स्टेट है। अब ये जो पॉइंट है, ये कितना डिग्री कितना मिनट पे है? तो आप याद रखना, ये 37 डिग्री, ये कितना डिग्री भाई? 37 डिग्री 6 मिनट, 6 मिनट। और क्या लगेगा इसके नाम के आगे भैया? नॉर्थ लगेगा। क्यों नॉर्थ लगेगा? क्योंकि नदन हेमिस्फीयर पे है ना ये, तो नॉर्थ लगेगा, याद रखिएगा। और हम नॉर्थ और साउथ की बात की बात कर रहे हैं। नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने का काम अक्षांश रेखा का, तो हम इसी से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं, लद्दाख में है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, आप याद रखिएगा। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है इंदिरा कॉल के नाम से। किस नाम से भाई? इंदिरा, याद रखिएगा, इंदिरा कॉल के नाम से, इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, इंदिरा कॉल, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलो अब मैं बात करता हूं, देखिए हमने एक तो नदन पॉइंट की बात कर ली, एक सदर्न पॉइंट की हमने बात कर ली। अब देखिए मैं बात करता हूं आपसे, अगर बोला जाए कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मेन लैंड का। ये तो सबसे दक्षिणी बिंदु की बात तो कर ली, लेकिन ये मेन लैंड जो दिखाई दे रही है, हम आइलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, मेन लैंड की बात कर रहे हैं। तो मेन लैंड का अगर मान लीजिए आपसे सदर्न पॉइंट अगर पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे भाई? आपके सामने देखो ये क्या दिखाई दे रहा है भाई? ये है कैप कैमोरिन। ये क्या है प्यारे बच्चों? कैप कैमोरिन। ये क्या है प्यारे बच्चों? कैप कैमोरिन है, कैप कैमोरिन, याद रखना, कैप कैमोरिन, जो कि आप देखेंगे कन्याकुमारी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के अंतर्गत आता है, कन्याकुमारी के अंतर्गत आता है ना। कितना डिग्री कितना मिनट है? तो आप यहां पर याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, है ना। तो ये आप देख सकते हैं भारत का मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का, आप याद रखना, मेन लैंड का सदर्न पॉइंट है भारत के। आप देखोगे तो मेन लैंड का, आप याद रखना, मेन लैंड का, मेन लैंड का सदर्न पॉइंट है, मेन लैंड का सदर्न पॉइंट है, याद रखिएगा, मेन लैंड का सदर्न पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए अब देखो हम बात करते हैं किसकी प्यारे बच्चों? अब देखो हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे भारत के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे। अब इसका मेजरमेंट किससे किया जाए? तो आप याद रखना, इसका मेजरमेंट लॉन्गिट्यूड लाइन से करेंगे। अगर मैं लॉन्गिट्यूड लाइन के अकॉर्डिंग अगर देखूं, तो हमारा भारत ईस्ट में है। अब यहीं से काउंट करेंगे भाई, 1 डिग्री की लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री की लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री की लॉन्गिट्यूड, 4 डिग्री की लॉन्गिट्यूड। अगर मैं ऐसे देखूं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु के ऊपर से होकर जाने वाली, तो यहां पर यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, आप याद रखिएगा। सबसे पश्चिमी बिंदु है कच्छ की खाड़ी के पास में, याद रखिएगा। इस एरिया को अगर मैं बात करूं, ये गुजरात के अंदर आता है। किस स्टेट के अंदर आता है भाई? ये आपका गुजरात में आता है। किस में आता है? गुजरात में आता है, गुजरात में। और गुजरात में इस जगह को क्या कहा जाता है? गोहार। क्या कहा जाता है? गोहार
मोती या गुहार माथा भी कहा जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलता है। कितने डिग्री का लॉन्गिट्यूड यहां से होकर गुजरता है, तो आप याद रखना 68 डिग्री। कितने डिग्री का? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। 7 मिनट ईस्ट लगेगा क्योंकि इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी यानी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की। तो यहां पर सबसे पूर्वी बिंदु है किस स्टेट में है भाई? अरुणाचल में। कहां पर है? अरुणाचल में। अरुणाचल में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहां पर बोला जाए इस पॉइंट को क्या कहा जाता है यहां पर, तो आप याद रखना इस पॉइंट को कहा जाता है किबीथू। क्या कहा जाता है? किबीथू कहा जाता है। कितना डिग्री कितना मिनट है? 7 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये बात आप लोगों को याद रखना। अब चलिए, अब यहां पर एक चीज देखते हैं भाई। आपसे बोला जाए कि नॉर्थ से लेकर साउथ को कनेक्ट करने वाली लाइन कितने लंबी है, तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इनके बीच में लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप देखिए इनके बीच की दूरी निकल के आएगी। इनके बीच की क्या निकल के आएगी भैया? दूरी निकल के आएगी मुन्ना राजा, ये दूरी निकल के आएगी। तो अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो आप याद रखना 3214 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। कितनी भैया? 3214 किलोमीटर की दूरी है। नॉर्थ से लेके साउथ का डिस्टेंस अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप बताओगे 3214 किलोमीटर है। और वहीं अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपसे अगर बोला जाए कि भाई जो है वेस्ट ईस्ट से लेकर वेस्ट का डिस्टेंस कितना है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना वेस्ट से ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट का टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट हो गए। हमने एरिया देखा, हमने पॉपुलेशन देखा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी साथियों? अब चलिए हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी राज्यों की हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अगर भारत के नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, किसकी भाई? नेबरिंग कंट्रीज की हम बात करते हैं, यानी पड़ोसी देश की हम बात करते हैं। तो पड़ोसी देश की अगर बात करेंगे तो यहां पर देखिए हम यहां पर चर्चा करते हैं भाई पड़ोसी देश के। तो ये आपके भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, और नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए भाई बाउंड्रीज। क्या पता होना चाहिए? बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। बाउंड्रीज यानी कि सीमा, यानी सीमा पता होना चाहिए। अब आपसे बाउंड्रीज यानी कि सीमा की अगर बात करें, भारत की बाउंड्रीज यानी भारत की सीमा की अगर हम बात करें, है ना, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं साथियों? दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट हो जाता है, जो सबसे पहला पार्ट होता है ना, वो होता है लैंड बाउंड्री। वो क्या होता है भाई? लैंड बाउंड्री। वो होता है लैंड बाउंड्री। और दूसरा जो होता है वो होता है कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन यानी जलीय, जलीय सीमा कह सकते हैं हम हिंदी में इसको। और इसे हम कहते हैं भाई स्थल सीमा। क्या कह सकते हैं भाई? स्थल सीमा। तो अगर सीम बाउंड्री जो है दो प्रकार की हमने बताई। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं किसकी भाई? लैंड बाउंड्री की बात करते हैं। अब आपसे बोला जाए कि भाई लैंड बाउंड्री कितनी है साथियों, तो आप याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर जो है आपकी लैंड बाउंड्री है भारत की। ठीक है, लैंड बाउंड्री है भारत की, यानी जो स्थल से लगती है, समुद्र से नहीं लगती। ये 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री हमको दिखाई देती है। वहीं आपसे बोला जाए कोस्टल लाइन की, तो कोस्टल लाइन कितनी है भाई? 7516.6 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्टल लाइन है। ठीक है, ये हमारी कोस्टल लाइन है। लेकिन देखिए अब मैं आपको एक न्यू डेटा भी यहां पर बता देता हूं। देखिए न्यू डेटा आया है अभी रिसेंटली, जो है लॉन्च की गई। भारत की कोस्टल लाइन की लंबाई बढ़ गई है, 11,098 किलोमीटर हो गई। तो उसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन किताबों में अभी तक अपडेट नहीं किया गया है ना। तो आप अगर नया डेटा अगर याद रखना चाहें फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू डेटा अगर मैं बात करूं, न्यू डेटा अगर मैं बात करूं, न्यू डेटा, तो न्यू डेटा भी आप बता सकते हैं। न्यू डेटा जो है आपका 11,098 किलोमीटर का ये न्यू डेटा है। इसको भी आप लोग अपने दिमाग में बना के रखिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका नया डेटा है। ठीक है, अब अगर भाई मैं बात करूं लैंड बाउंड्री की,
स्थल सीमा की बात करूं तो स्थल सीमा से कितने देश लगते हैं, तो यहां पर याद रखना टोटल कितने देश भाई, 7 कंट्रीज। कितनी भाई, 7 कंट्रीज लगती हैं, है ना, 7 देश लगते हैं। ठीक है, 7 देश लगते हैं। ठीक है, लैंड बाउंड्री से कितने देश लगते हैं भाई, 7 देश लगते हैं। और वहीं कोस्टल लाइन की अगर बात की जाए तो कोस्टल लाइन से भी 7 कंट्रीज, है ना, 7 कंट्रीज टच करती हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, यहां पर भी 7 कंट्रीज। तो याद रखिए, ऊपर जो है आपकी लैंड बाउंड्री है, यहां पर 7 देश लगते हैं। नीचे आपका जो है कोस्टल लाइन है, यहां पर भी 7 देश लगते हैं। तो ऊपर 7 और नीचे 7, हम 7 7, है ना। कितना बढ़िया कोड आपका बना। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि भाई जो लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, तो लैंड बाउंड्री में ये जो 7 देश लगते हैं, ये 7 देश कौन से हैं अगर आपसे बोला जाए तो, विच आर 7 कंट्रीज। तो अगर आपसे बोला जाए ये 7 देश, इसका सिंपल सा एक कोड आप लोग याद रखिएगा, एक सिंपल सा एक कोड याद रखिएगा। वो कोड है आपका बचपन MBA। अच्छा, ये गलती कभी नहीं करना है कि बचपन को भी आपने इंग्लिश में लिख दिया, वरना गड़बड़ हो जाएगी। वरना क्या हो जाएगी मुन्ना राजा, गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां पर देखिए, अगर मैं ब से बात करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, बांग्लादेश आ जाएगा। ब से क्या, बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, बांग्लादेश के बाद में च से क्या आ जाएगा आपका, चीन आ जाएगा। ठीक है, प से क्या आ जाएगा भाई, पाकिस्तान आ जाएगा, प से पाकिस्तान आ जाएगा, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं न से आ जाएगा आपका नेपाल, न से आपका आ जाएगा नेपाल। नेपाल के बाद आप देखो म्यांमार आ जाएगा, नेपाल के बाद आपका आ जाएगा म्यांमार। म्यांमार के बाद आप देखोगे तो आ जाएगा बेटा भूटान आ जाएगा, भूटान। और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा अफगानिस्तान। क्या आ जाएगा, अफगानिस्तान, है ना, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है याद रख सकते हैं इसको। अच्छा, ये जो कोड है आप लोगों को 2 चीजें याद कराता है। सबसे पहले तो वो 7 देश कौन से हैं, तो आप बता दोगे बचपन MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आपसे बोला जाएगा कि भाई, आपसे बोला जाएगा कि सबसे बड़ा जो देश है, सबसे लंबी बाउंड्री घेरने वाला, तो आप बोलोगे भाई बांग्लादेश है ना। उससे छोटी बाउंड्री लगती है चीन के साथ, उससे छोटी पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। आई बात आपके समझ में। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये 7 कंट्रीज जो कि कोस्टल लाइन लगती है, अगर आपसे इसके बारे में पूछा जाए तो एक सिंपल सा कोड आप लोग याद रखिएगा। सिंपल सा कोड है ना, थांबा। क्या याद रखोगे, थांबा। थांबा इंडिया में, याद रखना, इंडिया में श्री PM, इंडिया में श्री PM, याद रखिएगा, इंडिया में श्री PM। तो थांबा इंडिया में श्री M, इससे आप क्या याद रखोगे, देखो था से, है ना, था से आपका हो जाएगा थाईलैंड, है ना, था से आपका हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, था से क्या हो जाएगा, थाईलैंड। बा से हो जाएगा बांग्लादेश, इंडिया से आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, में से आपका हो जाएगा म्यांमार, श्री से हो जाएगा श्रीलंका, पी से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, और एम से हो जाएगा आपका मालदीव्स। ठीक है, तो आप याद रखना 7 कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, जो कि 7 कंट्रीज की, जो कि किससे टच करती हैं भाई, भारत से। अब आप देखते हैं 7 कंट्रीज की अगर बात की जाए जो कि आपका भारत की समुद्री सीमा से, जलीय सीमा से टच करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे एक तो हो जाएगा थाईलैंड, एक हो जाएगा आपका थाईलैंड, है ना, एक हो जाएगा आपका बांग्लादेश, एक आपका हो जाएगा बांग्लादेश, है ना, एक आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद में हो जाएगा आपका म्यांमार। क्या हो जाएगा आपका, म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार के बाद में आपका हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के बाद आप देखो तो आपका हो जाएगा भाई, श्रीलंका के बाद हो जाएगा पाकिस्तान, हो जाएगा P फॉर पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान। और M फॉर आपका हो जाएगा भाई म्यांमार, M फॉर आपका क्या हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे के सारे, ये आपकी जो है लैंड बाउंड्री होगी। ये आपकी कौन सी बाउंड्री होगी भैया, ये आपकी हो गई लैंड बाउंड्री, ये आपकी हो गई लैंड बाउंड्री, ये आपकी लैंड बाउंड्री हो गई, ये आपकी लैंड बाउंड्री हो गई, और ये जो है आपकी, ये आपकी लैंड बाउंड्री हो गई पूरी, और ये आपकी जो है कोस्टल लाइन, ये आपकी पूरी कोस्टल लाइन है, आप याद रखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमने नेबरिंग कंट्रीज देखी। अब इसके बाद में नेबरिंग कंट्रीज के हम जो है अगली क्लास जो हमारी रहेगी, है ना, तो इस क्लास को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अगले वीडियो में बात करेंगे
कि इन नेबरिंग कंट्रीज से कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं, कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं, जैसे बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं। बहुत आसान तरीके से हम इसको जानेंगे, है ना, बहुत, ताकि हमको एग्जाम में भी काफी आसानी से ये फैक्ट, यहां से पूछे जाने फैक्ट, आने वाले फैक्ट हमको बहुत आसानी से याद रहें। हम इनसे लगने वाले स्टेट्स की भी बात करेंगे, हम समुद्री सीमा की भी बात करेंगे कि कहां तक हमारी जो है बाउंड्री है, कितने तरह की बाउंड्री होती है, उसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ जो है और अदर फैक्चुअल चीजों की बात करेंगे जो कि इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, है ना, हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे, जो कि आपका भारतीय भूगोल का आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर आपसे विदा लेना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। हाँ, मैं आपको एक जो है होमवर्क क्वेश्चन जरूर दे के जा रहा हूं। मेरा जो होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आपको बताना है कि भारत से एक रेखा होकर गुजरती है। कौन सी रेखा होकर गुजरती है भाई? एक कर्क रेखा जाती है भारत से, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, और एक जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी आईएसटी लाइन होकर गुजरती है। तो ये दोनों लाइंस किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन पे जरूर करना है साथियों। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।